मैं सोलिसिटर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन कर इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शुरू करते हैं इस वीक की इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ। मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को जिन्होंने कल दिवाली मनाई और आज भी मना रहे हैं, उन सब को हैप्पी दिवाली। मैं दुआ करता हूँ कि ये साल आपके लिए खुशियों से भरा रहे, आमीन। नाजरीन, कोर्स की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी अपडेट्स मैं आपको देता जाऊँ। और इस वीक की 2 अहम अपडेट्स हैं। पहले तो जो आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर कि होम ऑफिस ने तकरीबन 10 दिन पहले एक नई कंसेशन पॉलिसी अनाउंस की है, और वो है यंग इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज है बिटवीन 18 to 25। अगर आप 18 to 25 है, अमूमन आप अप्लाई करते हैं अंडर अपेंडिक्स FM 276 ADE 1, और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपने साबित करना होता है कि आपकी एज है बिटवीन 18 to 25 और आपने आधी ज़िंदगी यहाँ UK में गुजारी है। अगर आपने आधी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, होम ऑफिस आपको फिर 2.5 साल का वीज़ा इशू कर देती है 10 साल रूट के ऊपर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ आया था UK जब मैं 7 साल का था, और जब मैं था 10 साल का फॉर एग्ज़ाम्पल, और मेरी अब एज हो जाती है 21, अब मैंने आधी ज़िंदगी ज़्यादा गुजार ली है UK में, मैं अप्लाई कर सकता हूँ अंडर दिस रूट। अब प्रॉब्लम यहाँ ये होती थी कि जो नौजवान इस रूट पर थे, ना तो वो बेनिफिट्स ले सकते थे और उनको स्टूडेंट फाइनेंस हासिल करने में भी प्रॉब्लम्स आती थी कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, होम ऑफिस रूल्स कहते हैं कि आपने साबित करना है कि आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी UK में गुजारी है अगर आप अंडर 18 हैं, और अगर आप ओवर 18 हैं आपने साबित करना है कि आपने तकरीबन यहाँ 20 ईयर्स गुजारे। और काफ़ी ये मुश्किल होता था, ये प्रॉब्लम्स आती थी एप्लीकेंट्स को। अब होम ऑफिस ने ऐलान किया है कि अगर आप इस रूट पर हैं 276 ADE 1 और आपकी एज है बिटवीन 18 to 25 और आपने 5 साल इस रूट पर ऑलरेडी मुकम्मल किए हैं, आप इनडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरी एज आज है 23 और मैंने 5 साल इस रूट पर कर लिए हैं। मैं अप्लाई कर सकता हूँ अंडर दिस स्कीम कि मुझे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट की जाए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं 19 का था या 18 का, मुझे पहला वीज़ा मिला था, उसके बाद मैंने 2.5 साल मुकम्मल किए, फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया। अब मेरी एज है बिटवीन 23 24, क्योंकि मैंने 5 साल से ज़्यादा इस रूट पर पूरे कर लिए हैं, मैं अप्लाई कर सकता हूँ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस रूट के लिए वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने साबित करना है कि आप हैं 18 to 25, आप यहाँ UK में पैदा हुए थे या आप यहाँ UK में आए हैं, और आपके पास कम से कम 5 साल तक लीव ऑलरेडी है। 5 साल आपने मुकम्मल किए हुए हैं और फिर ही जाके आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जब केस वक़्त आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं, होम ऑफिस ने ये भी गाइडेंस में पब्लिश किया है कि कौन कौन से फैक्टर्स वो कंसिडर करते हैं। पहला, वो देखते हैं कि आप UK कब आए थे, नंबर 1। आपने टाइम कितना यहाँ UK में गुजारा है, नंबर 2। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं कि अगर एज अ यंग एडल्ट जब आप बच्चे थे, आप ओवरस्टे थे, उसकी क्या वजूहात थी। उसकी वजह थी कि अगर आप डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स के ऊपर और आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे कि आपके पेरेंट्स ओवरस्टे रहे, क्योंकि आप तो बच्चे थे, उसको भी वो देखते हैं। और अगर ये है आपके केस में, वो आपके केस में डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करके आपको इनडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट कर देंगे।
अब काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ मेरे पास आ रही हैं इस इशू के ऊपर, इस रूट के ऊपर, और वो ये हैं कि जी मैं हूँ अब 26 या 27 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज, मैं इस रूट का फ़ायदा उठा सकता हूँ या नहीं। मैं इसी रूट पर हूँ, मैंने तकरीबन 7.5 साल पूरे कर लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट नो, इसमें इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस रूट में है, अगर आप इस कंसेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपकी एज होनी चाहिए बिटवीन 18 to 25। अगर आपकी एज अब 26 साल है और आप इस रूट पर हैं 27680E1, होम ऑफिस की जो पॉलिसी है वो कहती है आप इस रूट का फ़ायदा नहीं उठा सकते, और ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है, और मेरे ख्याल में इस पर ज़रूर कोई लिटिगेशन होगा, और उम्मीद है कि होम ऑफिस इस पॉलिसी को थोड़ी सी चेंज भी कर देगी। लेकिन फ़िलहाल अगर आपकी एज 18 to 25 नहीं है, चाहे आपने 3-5 साल पूरे कर लिए हैं, आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। सो दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। एक और जो इंक्वायरी आती हैं कि जी हमारा बच्चा है 17 ईयर्स ओल्ड या 16 ईयर्स ओल्ड, उसने, या 15 साल का बच्चा है, उसने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी या यूके में गुजार ली है और उसको 5 साल का वीज़ा भी मिल चुका हुआ है, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली नॉट नो, क्योंकि होम ऑफिस की पॉलिसी इस रूल में कहती है कि जो बच्चे अंडर 18 हैं और वो डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, उन्होंने वही रूट को फॉलो करना है। सो जब बच्चा ओवर 18 हो जाए, शायद फिर उस टाइम वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन अगर वो अंडर 18 है, वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक और जो बड़ी प्रॉब्लम इस स्कीम में आती है, जो मेरे ख्याल में लिटिगेशन होगी और उम्मीद है कि होम ऑफिस को अमेंड करेगी, कि फ़र्ज़ करें एक बच्चा अंडर 18 है, ठीक है, वो है 15 साल का या 16 साल का, और वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन कोई झगड़ा हो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ या वो घर छोड़ देता है, अब वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अब वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए या नहीं? होम ऑफिस ने इस पर ये क्लैरिफिकेशन नहीं दी। ये भी एक इशू जो आ रहा है अभी फ़िलहाल, उम्मीद है कि होम ऑफिस इस पर ज़रूर ज़्यादा रोशनी डालेगा। अब जो एक और अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो थी EA फैमिली परमिट्स के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं कि जी हमने अपनी अपील जीत ली है, होम ऑफिस ने हमें लेटर लिख दिया कि हम आपको वीज़ा नहीं इशू कर सकते, या हमारी जो क्या नाम है एप्लीकेशन कामयाब हो गई है, लेकिन फिर भी हमें होम ऑफिस ने EA फैमिली परमिट इशू नहीं किया। अब 5 अक्टूबर पर होम ऑफिस ने रूल्स को चेंज किया था और उन्होंने ये कंसेशन दी थी कि हम EA फैमिली परमिट्स इशू करेंगे उन लोगों के लिए जो यहाँ यूके में ऑलरेडी हैं। सो जो लोग यहाँ ऑलरेडी हैं, फॉर एग्जांपल जो EA फैमिली परमिट पर आए हुए हैं, चाहे अब 30 जून गुजर गया है, वो EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये उन्होंने अनाउंस किया था 5 अक्टूबर को। सो मैं दोहरा दूं इस बात को कि अगर आप यहाँ यूके में ऑलरेडी रह रहे हैं और आपको EA फैमिली परमिट इशू किया गया था और वो एक्सपायर हो गया है, आप उस EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये थी कंसेशन 5 अक्टूबर को। अभी इस वीक 1 नवंबर को होम ऑफिस ने उस कंसेशन को एक्सटेंड किया है। होम ऑफिस की जो गाइडेंस है EA फैमिली परमिट्स के ऊपर, वो अब कह रही है कि अगर आप एक एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है और आप आउट कंट्री रह रहे हैं और आपकी अपील मंजूर हो गई थी या आपका एप्लीकेशन मंजूर हो गया था 30 जून के बाद, रूल्स में कोई है नहीं प्रोविजन कि हम आपको वीज़ा इशू कर सके, लेकिन हम एक एक्सेप्शन बनाएंगे जहां जिन लोगों के एप्लीकेशंस या अपील्स कामयाब हुए थे उन लोगों को हम आउटसाइड द रूल्स परमिट इशू करेंगे। सो ये वेरी गुड न्यूज़ है। अब ये कंफर्म हो गया है कि जिन लोगों के अपील मंजूर हुए थे और होम ऑफिस ने वो चिट्ठी लिख दी थी आपको कि जी हम इशू नहीं कर सकते वीज़ा, अब होम ऑफिस आपको 110% वीज़ा इशू करेगी। कोई परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं। फिलहाल होम ऑफिस ने प्रोसेस नहीं बताया कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म कर दिया है कि वो वीज़ा उन लोगों को ज़रूर इशू करेंगे। हो सकता है होम ऑफिस आपको खुद ही कांटेक्ट कर ले। जैसे इस पर कोई और ज़्यादा मुझे न्यूज़ मिलेगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ये थी इस वीक की अपडेट्स। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, देखते हैं। नहीं, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त होता जाता है।
तो जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस चाहूँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना भी चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाज़रीन वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। जो बहन भाई अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की और उनकी टर्न नहीं आ रही, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च में डालें कामरान एजाज मेरा नाम, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी और आज रात को हम ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। वहाँ जाके कमेंट्स में आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ, लेकिन एक शर्त है कि आपने वहाँ सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं यूट्यूब पर भी जाके आप मुझे पूछ सकते हैं। नाज़रीन देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था और थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी जी ओके, मेरे पास 10 इयर्स रूट है, 2.5 साल का वीज़ा है। जी जी और वो मेरी बच्ची के ऊपर मिला है मुझे, और वो मेरी पहली वाइफ के साथ रह रही है और मैंने दूसरी शादी भी की है। और वो जो लड़की है वो विजिटर वीजा पे थी, तो उसका भी वीजा लग गया है मेरे साथ, और मेरा वीजा फिनिश होता है जनवरी में। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसके पास जो लड़की है इंडिया में है, तो वो अंडर 18 है, उसका 18 होता है फरवरी में, तो मैं क्या उसको बुला सकता हूँ डिपेंडेंट के तौर पे? और अगर मैं बुला सकता हूँ तो मुझे कितनी अर्निंग दिखानी पड़ेगी उसकी मम्मी के लिए भी और उसके मेरे स्टेप डॉटर के लिए भी? ठीक है, मैं आप 2.5 साल का वीज़ा है आपके पास, करेक्ट? हाँ, वो 2.5 साल का है। जो 10 इयर्स रूट पे होता है ना, वो फिनिश होना है जनवरी में और वो 18 होती है फरवरी में, तो उससे पहले मुझे उसको बुलाना है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आप अपनी स्टेप डॉटर को स्पॉन्सर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना होगा 18,600 इनकम रिक्वायरमेंट। वो तो आप साबित कर लेंगे। जहाँ तक बात है कि वो 18 हो रही है फरवरी में, अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं उससे पहले, चाहे वो एप्लीकेशन डिसाइड होती है फरवरी के बाद, वो कंसिडर करेंगे बच्ची की एज जब उसने अप्लाई किया था। सो वो भी दूसरी प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। जो मेन प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपने साबित करना होगा कोई ख़ास वजूहात हैं जिस बेस के ऊपर आपकी स्टेप डॉटर को वीज़ा दिया जाए, क्योंकि होम ऑफिस ये आर्ग्यू करेगी कि अगर बच्ची यहाँ इंडिया में रह रही है वो किसके साथ रह रही है और वो जो सर्कमस्टांसेस है वो क्यों कंटिन्यू क्यों नहीं हो सकते। उसका जो बायोलॉजिकल फादर है अगर उसके साथ रह रही है, फिर होम ऑफिस आर्ग्यू करेगी कि जी वो उसके साथ रहे। अगर वो उसकी डेथ हो चुकी है और कोई और नहीं है उसको संभालने के लिए, फिर इसमें बात बन सकती है। लेकिन जो मेन इशू आता है हमेशा इन एप्लीकेशंस में वो है कि जो गार्डियन होता है या जो पेरेंट होता है वो उनकी देखभाल क्यों नहीं कर सकता, क्यों उनको वीज़ा दिया जाए कि वो यहाँ आए यूके रहने के लिए, वो आपने फिर साबित करना होता है। सो बेस्ट चीज़ ये होगी अगर आप किसी सॉलिसिटर से मिल लें, वो फिर आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी कि आपका केस सही तरह पेश किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कि उसका वीज़ा कामयाब होने में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पर छोटा या बड़ा है। मैंने लास्ट ईयर नवंबर में अपना वीज़ा अप्लाई किया था। ठीक है। बाद उन्होंने वकील को कहा कि दोबारा एप्लीकेशन भेजें नई एप्लीकेशन के साथ, तो दोबारा मैंने फिंगरप्रिंट करवाए, नई एप्लीकेशन डाली। कौन सी एप्लीकेशन थी? सॉरी इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट की, ठीक है। और जब आपने एप्लीकेशन पहली सबमिट की उसमें कोई प्रॉब्लम्स आए थे फिंगरप्रिंट्स में?
उसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं थी आई, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों बाद में 7 माह बाद कहा कि आप दोबारा एप्लीकेशन सेंड करें, ठीक है, नई एप्लीकेशन ठीक समथिंग है, वो करो। आपने सेंड कर दी तो मैंने फिर? कर दिए मैंने, और उसके बाद दोबारा फिंगरप्रिंट करवा दिए। लेकिन अब साल पूरा होने वाला, मैंने एमपी से लास्ट मंथ किया था रब्ता, तो उन्होंने कहा कि हम जो नई एप्लीकेशन एक्सक्यूज मी जो डाली है, इसका 6 माह का टाइम है, 6 माह के बाद आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। ठीक तो है। ये जो नई एप्लीकेशन है, यहाँ से टाइम आपका स्टार्ट हुआ है। तो ऑलरेडी साल तो हो चुका है, और कितना टाइम ये लेंगे, ये क्या इसका थोड़ा सा आइडिया है, या बस जो चुप करके बैठ जो जाए? दूसरी एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी वो आपने कब सबमिट की है? वो सर जी मैंने तकरीबन कुछ 4 माह पहले की है। 4 माह, ठीक है। लेकिन मुझे जो हैरत होती है कि जो आपकी पहली एप्लीकेशन थी 6-7 माह बाद उन्होंने क्यों कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दोबारा करें? मुझे ये मेरी समझ के बाहर है। ये क्या वजह थी? वो लेटर तो लिखा होगा ना उन्होंने, एक्सप्लेन तो किया होगा। ये सर जी वकील को ही पता होगा, फिर मुझे इस चीज का तो नहीं पता, ना मैंने उससे पूछा। नहीं आपको, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। पहली बात तो है आपको अपने वकील से बातचीत करनी चाहिए कि ज़रूर उन्होंने कोई ईमेल या कोई चिट्ठी भेजी होगी जहाँ वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि जी ये वजह है, आप रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते, आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते, या आपके बायोमेट्रिक्स में कोई इशू है, या आपने इन टाइम बायोमेट्रिक्स नहीं दिए और आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड हो गई थी और इस वजह से हम आपको अब रिक्वेस्ट करें कि आप दोबारा एप्लीकेशन करें। ये हो सकता है। और फिर आप आर्ग्यू कर सकते हैं होम ऑफिस को एक लेटर लिख के, जी आपने मेरे पहले भी 5-6 माह ज़ाया किए हैं, अभी भी आपने 4 माह ज़ाया कर दिए मेरे, जल्दी से मुझे आप वीज़ा इशू करें। पहली चीज़ तो ये होगी, आप अपने सोलिसिटर से मिलें, उसे पूछें कि पहली एप्लीकेशन क्यों इनवैलिड थी। अगर होम ऑफिस की तरफ से गलती है, फिर आपके ग्राउंड्स बनते हैं कि आप एक सख्त सा लेटर होम ऑफिस को लिखें, उनको कंपेल करें कि प्लीज़ मेक अ डिसीजन। अगर वो गलती सॉलिसिटर की तरफ से थी या आपकी तरफ से, फिर तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि 2 माह और वेट कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको ILR ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैंने पता करना था कि जो अगर किसी को विजिट पे बुलाना हो तो उसका क्या सिस्टम क्या है? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर आप किसी को भी विजिट से बुलाना चाहते हैं, अपनी तरफ से स्पॉन्सर आपने साबित करना होगा कि आपके पास रिहाइश है जहां वो रह सकते हैं, और अगर आप उनका ख़र्चा उठा रहे हैं, आपके पास पैसे हैं आपके अकाउंट में कि आप उनका ख़र्चा भी उठा सकते हैं। और एवरेज मैं कहूँगा कि अगर वो 2 वीक के लिए आ रहे हैं, £100 पर डे आप रख लें कि आपके पास होना चाहिए। जितने भी दिन वो रह रहे हैं, £100 पर डे आपके अकाउंट में होना चाहिए। जो एप्लीकेंट होता है, जो अप्लाई कर रहा होता है इंडिया या पाकिस्तान से, उसको साबित करना होता है कि उसके पास टाइम्स हैं उसकी होम कंट्री में कि अगर उसको वीज़ा दिया जाता है यूके का, वो वापस जाएगा। और ये सबसे प्रॉब्लम होती है जो 99.99 एप्लीकेशंस वो रिफ्यूज़ किए जाते हैं इस बेस के ऊपर कि होम ऑफिस कहती है कि आपके टाइज आपने साबित नहीं किए, और हम समझते हैं कि अगर आपको वीज़ा दिया जाएगा आप वापस नहीं जाएंगे। इसको दूर करने के लिए मेनली आपने दिखाना होगा कि आपके पास अगर कोई जॉब है वो प्रूफ आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई ज़मीन है वो प्रूफ आप लगा सकते हैं, या कोई भी टाइज आपकी कंट्री में है, अगर आपको कोई पेंशन मिल रही है, अगर आपके पास कोई और भी आमदनी है जिससे आप अपना खर्चा कर रहे हैं, सारा वो आप पेश करें होम ऑफिस के सामने। अगर वो मुतमिन है फिर आपको वो वीज़ा इशू कर देते हैं। मुझे पता है कि काफ़ी लोग अक्सर इंडिया पाकिस्तान से एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप अप्लाई करें मेक श्योर करेंगे एक कवर लेटर ज़रूर साथ लगाया करें, और एक प्रॉपर डिटेल सी फाइल बनाएं। जिस तरह की एंटी क्लेम्स की एप्लीकेशन बनती है या एक जैसे एक ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन बनती है 50-60 पेजेस की, इस तरह की डिटेल की एप्लीकेशन हो, फिर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं उस एप्लीकेशन को कामयाब होने में। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सारे फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस डिक्लेयर करते हैं, और फिर जो एंटी क्लेम्स ऑफिसर होता है वो देख सकता है कि जी ठीक है, इस बंदे के पास अच्छे खासे पैसे हैं, इसके पास अच्छी खासी आमदनी है, और मैं समझता हूँ कि अगर इसको वीज़ा दिया जाएगा ये ज़रूर वापस जाएगा टू हिज होम कंट्री। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना डिटेल आप लगाएंगे एप्लीकेशन में, उतने ही बेहतर चांसेस होंगे आपके एप्लीकेशन को कामयाब होने में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। जी जी। जो आपने
जी, आपने जो अभी अपडेट बताई है, जो 10 साल के रूप में हैं बच्चे, जैसे उनकी उम्रें 18 to 25 हैं, तो Correct. मेरे बच्चे भी इसमें आते हैं। ठीक है। तो हम ना 10 इयर्स रूट पे हैं और 2016 में हमें फर्स्ट एक्सटेंशन मिली थी। तो 5 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या हम उनकी इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आपके बच्चों की एज क्या है? एक की 18 है और एक की 21 है। 21। और उन्होंने अपनी आधी लाइफ यहाँ यूके में गुजार ली है? जी, वो 2005 से यहाँ है हम लोग, ठीक है। और 10 इयर्स रूट पे हमें मिला हुआ है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, बिल्कुल, आपके बच्चे इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अच्छे से सिस्टर, एक कॉम्पिटेंट सिस्टर से मिल लें, क्योंकि अभी भी काफ़ी सिस्टर्स को ये कन्फ्यूजन है कि कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, किस तरह उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करना है और किस तरह वो ग्राउंड्स बनाने हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छे से सिस्टर को मिल लें जो आपका एप्लीकेशन सही तरह तैयार कर सके और आपके बच्चों को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दिलवा सके। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, एक दो सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो ये मैंने पता करना है स्टूडेंट वीजा के बारे में। ठीक है। वो ये है कि जो मेंटेनेंस फंड होता है और एक होता है जो रिमेनिंग कोर्स की फी होती है। करेक्ट। ये दोनों चीजें हमने इकट्ठी रखनी है 28 डेज के लिए, या सिर्फ मेंटेनेंस फंड की रिक्वायरमेंट है 28 डेज रखने की? ठीक है। तो क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि आपने ये गुड न्यूज सुनाई है, जी जी। लेकिन ये तकरीबन थोड़ा सा ना सिमिलर, सब वकील यही बात बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट ये कोई नहीं बता रहा वकील कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, या इंडेफिनिट अर्ली ILR की कोई फीस भी है, या इंग्लिश टेस्ट है, या लाइफ इन यूके टेस्ट देना पड़ेगा बच्चों को, या कैसे प्रोसीजर क्या होगा उसका, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। तो ये प्लीज इसके बारे में रोशनी डालें। मैं फिर दूसरे वकीलों का काम अभी कर दूं सब के लिए। सिमिलर ही बता रहे हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है, मेंटेनेंस फंड्स आपके अकाउंट में 28 डेज़ के लिए कम से कम होने चाहिए। जहाँ तक फ़ीस की बात होती है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए फॉर मिनिमम ऑफ 28 डेज़। वो बाद में भी आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं टू योर यूनिवर्सिटी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, जो आप चाह रहे हैं कि मैं दूसरे सिस्टर का भी काम कर दूँ, कि अभी तक फ़िलहाल किसी अपडेट में नहीं बताया गया कि किस तरह होम ऑफिस इसको कंसिडर करेगी और कौन सा एप्लीकेशन है, क्योंकि होम ऑफिस ने इस पर अभी कोई रोशनी नहीं डाली। मोस्टली जो एप्लीकेशन वैसे आप सबमिट करते हैं वो ही आपने फॉलो करना है, लेकिन जो मेन काम एक सॉलिसिटर का है, जो ग्राउंड्स वो तैयार करता है, जिस तरह आपका केस वो पेश करता है होम ऑफिस को, वो फिर जाके होम ऑफिस कंसिडर करेगी कि हम इस बच्चे को देते हैं इंडेफिनिट रिमेन या नहीं। क्योंकि याद रखें, जो पॉलिसी है जो सब सोशल मीडिया पर फैली हुई है, वो याद रखें इट्स डिस्क्रेशनरी। होम ऑफिस के पास डिस्क्रेशन है, अगर वो चाहें वो डिस्क्रेशन नहीं भी इस्तेमाल कर सकते। सो इसलिए यहाँ एक सही वकील की ज़रूरत होती है कि वो सही तरह आपका केस तैयार करे और फिर आपको ग्रांट करें इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल था कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट है या नहीं, फ़िलहाल होम ऑफिस ने इस पर कोई बातचीत नहीं की और एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम अनलाइकली है कि होम ऑफिस कोई रिक्वायरमेंट करेगी कि आपको इंग्लिश टेस्ट भी पास करना होगा। सो मेनली फ़िलहाल होम ऑफिस जो कह रही है वो है कि अगर आपने 5 ईयर्स यहाँ मुकम्मल कर दिए हैं और आप रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, हम आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट कर सकते हैं। हमारी डिस्कशन है, अगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करते हैं और हम समझते हैं कि आप इस रूट के हकदार हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, मैंने वकील ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। जी वो गल कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ जी, पूछो अपना सवाल। जी, मैं वीजा मैं ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਈ ਨੂੰ। हाँ जी। तो वीजा 2.5 साल ਦਾ वीजा ਦਿੰਦੇ ਆ, तो स्टे नहीं ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ।
ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? 60 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ? ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ 27 ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਖਰਾ 2711 ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ। 2007 ਜਾਂ 2011? 11 ਚ। 11 ਇੰਚ ਆਏ ਸੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ 11 ਇੰਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ 12 ਇੰਚ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਪੀਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਿਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ? ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਚੋੜ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, kejaz@me.com। ਇਸ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। ब्रेक तो पहला आंटी ने एक सवाल पूछा सी, उन्होंने दस्या जा रहा कि वो दोबारा लाइन पर आ गए ने। इस वास्ते बगैर ज़ाया टाइम किते चलते हैं उन्होंने कोल। हेलो जी जी आंटी ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ। ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, मैं देना ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ। ठीक है जी आंटी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल ਦਾ। अच्छा, सवाल पूछ के हमने इनके क्वेश्चन का निचोड़ निकाल ही लिया कि आंटी आए सन 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਪੀਲ ਤੇ ਗਏ, ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ UK ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ 2011 ਜਾਂ 12 ਚ ਆਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਲਾਈਫ ਇਨ UK ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 2.5 ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ
ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵੇ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ पूरी उम्मीद है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने अभी आपसे बात की थी, वो जो 18 to 25 रूल है इंडेफिनेट के लिए, तो उसके लिए जो है मेरा ये क्वेश्चन है कि उसके लिए होम ऑफिस की इंडेफिनेट की फीस भी है या वो कोई चार्जेस नहीं उनको देने? ठीक है, मैं देता हूँ। सवाल मेरा ये है जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम 10 इयर्स रूट में हैं, तो जब हमारे ILR का टाइम आएगा तो हमें जो लाइफ इन यूके वो भी करना पड़ेगा ठीक है, या नहीं? जी, ये दोनों सवाल। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि कौन सा फॉर्म भरना होगा, अगेन होम ऑफिस ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की फ़ीस भरनी होगी। जहाँ तक अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस मौजू के ऊपर, वो है कि आपने एक वैसे एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देनी होगी और होम ऑफिस को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हमें ILR ग्रांट किया जाए, क्योंकि हम इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि जब आपके 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, अगर आपको लाइफ इन द यूके पास करना होगा या नहीं, बिल्कुल आपको पास करना होगा, और B1 इंग्लिश टेस्ट भी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है अंडर अपेंडिक्स FM जब आप अप्लाई करते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो जी, सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, वो मुझे बात पूछनी थी। मेरे एक दोस्त हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने अभी एक ब्रिटिश नेशनल लड़की से शादी की है। वो 6 साल से पाकिस्तान में ही है, मियां बीवी दोनों। अब वो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो वो पूछ रहे थे कि जो अब इंडेफिनिट का प्रोसीजर है, क्या वो स्पाउस वीजा पहले उनको 10 साल पूरे करने पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा, या वो उनके 6 साल भी काउंट होंगे? सॉरी, मुझे आपकी बात की समझ नहीं। पिछले 6 साल से वो यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में, में ठीक है ना? सो जो वाइफ है उनके पास तो वीज़ा नहीं है ना अभी, ठीक है ना? नहीं, उनकी वाइफ तो ब्रिटिश नेशनल है। ठीक है, जो हस्बैंड है उनके पास तो वीज़ा नहीं है ना अभी उनके पास। जी हाँ, ठीक है ना? सो वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। ठीक है, अभी आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो अभी स्पाउस वीजा उन्होंने अप्लाई किया है, राइट। अगर वो यूके आते हैं तो क्या जैसे यहाँ पे 2.5 साल का वीजा मिलता है, फिर दोबारा 2.5 साल का मिलता है, फिर जाकर इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं, तो मैं ये पूछना ये था कि उनको 6 साल जो शादी हुई है वो काउंट होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब जो उनके हस्बैंड यहाँ आ जाते हैं, उनका टाइम पीरियड शुरू होगा जिस दिन से वो यूके एंटर होते हैं, उस दिन से उन्होंने 5 साल पूरे करने होंगे। शादी की डेट से वो नहीं देखते कि अगर आपको शादी हो गए हैं, 6 साल हुए, जिस तरह यूरोपियन एप्लीकेशंस में करते हैं, उस तरह जो अपेंडिक्स FM पार्टनर बेस के एप्लीकेशन होते हैं उसको देखा जाता है जिस दिन से आपको एंट्री दी जाती है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं पुछना सी कि मैं 2004 च आई सी। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਸੀ? 2004 ਵਿੱਚ? 2004 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 1970 ਦਾ ਜਨਮ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨੇ? ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ, ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਣ ਜਿੱਦਾਂ
ਹਾਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2012 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 2012 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2012 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 9-10 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੁਅਜਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ 100% ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਲਓ, ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾसिल ही करना है, कुछ थोड़ा ज़ाया नहीं जाना। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम सदिया सुल्ताना है। जी जी। तो मैंने आपसे पूछना था कि मैं 2016 में आई थी 2.5 साल का वीज़ा लेके। ठीक है। तो उसके बाद मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ, फिर मैंने दोबारा से वीज़ा अप्लाई किया, तो फिर अभी मुझे दोबारा 2.5 साल का वीज़ा मिला है। ठीक है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि मैं कब स्टे के लिए अप्लाई करूं या कब मेरा वीज़ा पक्का होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं प्लीज़? आप कौन से वीज़े पर आई थी यहाँ यूके? ये मैं हस्बैंड के साथ आई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, 2.5 साल का वीज़ा दिया था उन्होंने। ठीक है, एम्बेसी वालों ने। इसका मतलब आपको यहाँ भी 5 साल हो गए ना रहते हुए? जी 5 साल हो गए। ठीक है, फिर नहीं हुए नहीं है, मैं 2016 में आई थी और अभी 21 है। तो 5 साल कब पूरे होंगे आपके? अभी मेरा वीज़ा कब हुआ, अभी मुझे जुलाई में मिला है वीज़ा। मतलब दूसरी लेकिन दफा 16 में मैंने आप अप्लाई आई थी, किया। ठीक है ना? 16 में आप आई थी, जी 16 में आप आई हैं। देखें 17, 18, 19, 20, 21, इसका मतलब आपके 5 साल हो गए। आपके जो हस्बैंड है वो 18,600 कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, या वो जी, बेनिफिट्स कमा ले रहे रहे हैं? जी बेनिफिट्स ले रहे हैं, कमा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? नहीं बेनिफिट नहीं ले रहे, वो काम कर रहे हैं, बस ड्राइवर हैं। ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर सकी थी या क्या हुआ था? नहीं मेरा वीज़ा है, मैंने सिर्फ ये पूछना है कि मैं कब अप्लाई कर सकती हूँ वही दोबारा। मैं ये कोशिश करने की कर रहा हूँ कि वैसे अमूमन ये होता है कि जब आपके 5 साल यहाँ पूरे हो जाएं यूके में ऑन स्पाउस वीज़ा, आप अप्लाई करती हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। अभी आपके 5 साल यहाँ यूके में रहते हुए पूरे हो गए थे इस साल, आपको अप्लाई करना चाहिए था इंडेफिनिट के लिए। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की कि आपने क्यों नहीं अप्लाई किया। या तो इनकम रिक्वायरमेंट आप सेटिस्फाई नहीं कर सकती थी, या आप इंग्लिश टेस्ट नहीं पास कर सकी, इस वजह से आपने फिर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया। ये मेरी थोड़ी समझ से बाहर है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ पूछने की। जी मैंने सॉलिसिटर से बात की थी, तो उन्होंने 2.5 साल का वीज़ा अप्लाई करने के लिए मुझे क्या बोला। वजह थी? तो नहीं पता आपको? जी वजह नहीं पता आपको? नहीं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का।
अमूमन यही होता है कि अगर आपके 5 साल यहाँ हो जाएं रहते हुए ऑन अ स्पाउस वीज़ा, आप अप्लाई करती हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे या आप इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर सके, फिर होता ये है कि होम ऑफिस आपको 2.5 साल की एक्सटेंशन दे देती है, लेकिन आपको वो स्विच कर देती है टू द 10 ईयर रूट। अब आपने ये देखना है, जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था इस साल जून में, आप मुझे बता रही हैं, उसमें लेटर पर लिखा होगा लीव टू रिमेन ग्रांटेड अंडर व्हाट रूट, उस पर ऊपर लिखा होगा 10 ईयर रूट या 5 ईयर रूट। अगर 10 ईयर रूट पर उन्होंने आपको वीज़ा दिया है, फिर आपने 2016 से लेके 26 तक आपने 10 साल पूरे करने हैं और फिर आप अप्लाई कर सकती हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। आपने पास करना होगा B1 और लाइफ इन द यूके टेस्ट। अगर आप 10 ईयर रूट पर हैं, आपको इनकम रिक्वायरमेंट की सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक एडवांटेज होता है, लेकिन आपको वो 10 ईयर रूट पर लगा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, पूछना ये सी कि अगर आफ्टर द ब्रेग्जिट जी जी अगर कोई यूरोप चो वीजा लेके आंदा है, हाँ जी, ते क्या असी ओरी ई फैमिली मेंबर एज ए ओरी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं 30 जून तो बाद, क्योंकि अगर वो होता है। ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ, ਆਂਟੀ, ਨੈਫਿਊ, ਨੀਸ, ਕਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। उम्मीद है ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, ऐसी साड़ा आखिरी सवाल आज से। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस TV पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।